गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको कृतिका नॉन डिटेल स्टडी कृतिका पाठ 1 माता का अंचल पाठ का प्रश्नोत्तर विभाग से कुछ उत्तर किस प्रकार लिखे जाते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे उत्तर लिखा जाता है, ये सब बात बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पाठ का नाम है माता का अंचल, लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ये जो लेसन है, इस लेसन में प्रस्तुत पाठ में हमारी ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया कि हमारे गांव कैसे हैं, वहाँ कैसे रीति रिवाज हैं, कैसा लोगों के बीच किस प्रकार का विचार है, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे उनकी रीति रिवाज है आदि आदि। और इस पाठ में ये बात बताई गई है देहात के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं। और एक विशेष बात है इसमें, माता पिता का वात्सल्य बच्चे के प्रति कैसा होता है। माता पिता के वात्सल्य से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। माँ के देखभाल से, माँ के प्यार से, पिता के लगाव से, हैं माता पिता के लाड प्यार से बच्चे का विकास होता है। और हर विपत्ति में वह माँ को याद करता है। माँ का बच्चे के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। विपत्ति के समय वह पिता के पास ना जाकर वो माँ की शरण में ही जाता है। पारिवारिक तत्कालीन समाज में परिवार कैसा था, लोग कैसे थे, उनकी विचारधाराएं कैसी थी, बच्चे किस प्रकार के खेल खेला करते थे, देहाती दुनिया कैसी थी, इस सब के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो इसमें हम देखेंगे बचपन में लेखक का पिता से अधिक लगाव। बचपन में लेखक इस कहानी का मेन पात्र है, नायक है। लेखक अपने बचपन की घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिखता है। तो बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव था, लगाव था। पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलता था वो, पिता के साथ बहुत समय बिताता था वो। माता पिता द्वारा भोलानाथ का बहुत ख्याल रखा जाता था, उसे खाना खिलाया जाता था। माँ द्वारा भोलानाथ के सिर पर तेल लगाया जाता था। भोलानाथ और उनके मित्र मंडली द्वारा बचपन में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे, खेल तमाशे होते थे। बाल जीवन की अन्य स्मृतियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। और अंत में शरारत, बच्चों की शरारत कैसे उनको महंगी पड़ती हैं आदि आदि के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें हम आपको बता रहे हैं, माता का अंचल शीर्षक है। शीर्षक सार्थक है या नहीं, इसके बारे में बताइए। तो माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट करो, ये सवाल आता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो, माता का अंचल शीर्षक बहुत सही है। पूरे उपन्यास में या पूरी कहानी में शुरू से लेके अंत तक हम माता के बारे में पढ़ते हैं। भोलानाथ अधिक समय पिता के साथ व्यतीत करता है, फिर भी घायल होने पर भोलानाथ पिता की पुकारने को अनसुनी कर माँ के पास चला जाता है। उसे उस समय माँ चावल साफ कर रही होती है। रोते हुए भोलानाथ को उन्होंने अपने आंचल में छिपा लिया। उन्हें डर से कांपते देखकर वो काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए सा 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 कहते हुए माँ के आंचल में छिप जाता है। सारा शरीर थर-थर कांप रहा है। भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकsich उस आंचल में उसे प्रेम, सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माँ बच्चे के लिए ज़्यादा सुरक्षित स्थान है। और जितने भी रिश्ते नाते हैं बच्चे के साथ जुड़े होते हैं, उन सब में माँ का स्थान सर्वोपरि है। बच्चा उसी में सुरक्षा, शांति और का अनुभव करता है। इसलिए माता का अंचल
ये जो शीर्षक है वो सफल और सार्थक है। तो पिता के साथ अधिक जुड़ाव होने पर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में जाता है। आपकी समझ में ये क्या उचित है? तो माँ का अचल प्रेम, शांति और ज़्यादा सेफ होता है। तो विपदा के समय घबराए हुए बच्चे के लिए माँ का आंचल ज़्यादा सेफ होता है, शांति वाला स्थान होता है और चंदोया का समान होता है, जिसकी शीतल छाया में वह बच्चा स्वयं को क्या समझता है? सुरक्षित अनुभव करता है, सेफ समझता है। यदि भी पिता और पुत्र में गहरा प्रेम था, पिता उसे सुबह से शाम तक अपने साथ रखते थे, उसके साथ खेल खेलते थे, उसके खेलों में शामिल होते थे, किंतु माँ जैसी कोमलता और ममता उनके पास नहीं थी, जिसकी जरूरत उस समय बच्चे को थी। घबराए हुए बच्चे को अंग लगाना, उसका आंचल में छिपना, आंखों में आंसू भर आना, लाड से गले लगाना जैसे भाव माँ के पास है। और ऐसी घड़ी में ये प्यार घाव पर मरहम की तरह होता है। तो माँ से संतान का जो संबंध है वो 9 महीने का होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय से ही उसका माँ से रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए बच्चे का माँ के प्रति गहरा लगाव और आत्मीयता होती है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। माँ बच्चे के लिए शीतल छांव है। तो किसी भी परिस्थिति है, आपदा के समय में माँ ही उसकी ज़्यादा रक्षक होती है। वह उसी की शरण में जाकर अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित अनुभव करता है। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल हम देख रहे थे कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। सिसकता रहता है, रोता रहता है, लेकिन अपने साथियों को जैसे देखता है तो वो रोना भूल जाता है। तो बाल स्वभाव, बच्चों का एक स्वभाव होता है, जल्दी से वो रूठ जाते हैं, जल्दी से मान भी जाते हैं। जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए वो रोते रहते हैं, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो तुरंत उसी समय वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। बचपन में बच्चों के जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं, वो भी उनके लिए एक अच्छे सहायक होते हैं। तो बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं, वे जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। अपने रूठने के कारण को भी भूल जाते हैं। मास्टर जी द्वारा भोलानाथ की खबर लेने के कारण वह रो रहा था, किंतु मित्रों को देखते ही उसे सब कुछ भूल गया और सब दुखद पल उसको भूल गया और मित्रों के साथ हिल मिल गया। तो खेल में आनंद मिलने के कारण, खेल में बच्चों के साथ, एक बच्चे को अपने मित्रों के साथ खेलने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो और कहीं नहीं होती। इसलिए उसको साथी अगर मिल जाए तो वो अपने सारे रोने धोने के काम को भूल जाता है। बच्चों को खेल प्रिय होता है। खेल बच्चों को बहुत प्रिय होता है। पिता की गोद में सिसकते भोलानाथ को जब नाचती गाती मित्र मंडली मिलती है, वही सुर वो उन्हीं के साथ मस्त होकर आनंद प्राप्त करने के लिए अब भोलानाथ अपने पिता की गोद से उतर जाता है और खेल में मिलने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए वह सिसकना रोना धोना भी भूल जाता है। समझे? हाँ। तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री के किस प्रकार भिन्न। देखिए, पुराने खेल और नए खेल, आप अंतर को समझ सकते हैं। भोलानाथ अपने साथियों के साथ किस प्रकार के खेल खेलता था। पहले बच्चे अपने घर से बाहर दूर दूर तक जाकर खेलते थे। माता पिता को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई डर था। छोटे छोटे बच्चे टूटे फूटे बर्तनों से, अन्य वस्तुओं से खेलते थे।
अधिकतर खेल खेतों में, मैदानों में, घर के आंगन में आदि आदि स्थानों में भी खेले जाते थे। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज बच्चों के साथ कई प्रकार की अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए आज बच्चों को खेलने का रूप बदल गया है। आप बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक खिलौने के साथ घर के अंदर ही खेलते हैं, क्योंकि बाहर वाली दुनिया उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अपहरण हो जाना, बच्चों को उठा कर ले जाना या बच्चों के साथ कोई और अप्रिय घटना घट जाना आम बात हो गई है। इसलिए अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में बचा कर रखना चाहते हैं, या फिर उनको घर के अंदर ही जो खेल खेलना है घर के अंदर ही खेलो, ऐसा करके कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पाठ में ग्रामीण जीवन के संस्कृति के बारे में हमको ज्ञान होता है। ग्रामीण समाज में बच्चों की जो गतिविधियाँ, उसके बारे में पता चलता है। एक बच्चे के लिए माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में भी हमको यहाँ पता चलता है। मुसन तिवारी द्वारा बाल मंडे की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार होता है और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार लाया जाता है, ये सवाल केवल परीक्षा में आता है। तो मुसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला के 4 लड़के भोलानाथ और बैजू की गिरफ्तारी का वारंट लेकर निकले। भोलानाथ जैसे घर पहुंचा वैसे ही चारों लड़के उस पर टूट पड़े और उसे लेकर मुसन तिवारी के पास गए। उन्होंने भोलानाथ की खूब खबर ली। भोलानाथ का रोते रोते बुरा हाल था। जब भोलानाथ के बाबूजी ने यह सुना कि वो दौड़ते पाठशाला पहुंचे और गोद में उठाकर उसे पुचकारने और पुचलाने लगे। फिर उन्होंने गुरुजी से विनती करके गोदी में भोलानाथ को उठाकर घर ले आए। तो इस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं। अच्छा, देखिए माता का आंचल पाठ में लेखक अपने माता पिता से बहुत अधिक लगाव था। माता पिता उनका बहुत ध्यान भी रखते थे। तो हम देखते हैं इस पाठ में क्या देखते हैं कि माता पिता का लेखक का अपने माता पिता से बहुत लगाव था। माता पिता भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। लेखक को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। वह अपने पिता के साथ बाहर बैठक में सोया करता। पिता ही उसे नहलाया धुलाया करते, उसे तैयार करते, उसको पूजा में उसको अपने पास बिठाते। माँ लेखक को दूध पिलाती थी, ठीक प्रकार खाना खिलाती थी, उसके सिर पर तेल लगाती थी, चोटी बनाती थी, माथे पर काजल लगाती थी, बिंदी लगाती थी, नज़र से बचाने के लिए और कई प्रकार के काम करती थी। लेखक पिता के कंधे पर विराजमान रहता। लाड में वह पिता की मूंछ उखाड़ता। मुसीबत के समय वह माता का आंचल पकड़ता। इस प्रकार माता पिता लेखक को सुख पहुंचाने का प्रयास करते। तो ये प्रश्नोत्तर सरल है। आप किताब से पढ़िए, गाइड बुक से पढ़िए, आपको सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आराम से समझ में आ जाएंगे। आपको शब्द सीमा के अनुसार से उत्तर लिखने हैं और विषय वस्तु को पहले आप अच्छी से पढ़ें समझें। आपके पास जो हर्बल प्रेस के द्वारा छपी हुई एक एडिशनल किताब है, उसमें भी यह लेसन दिया हुआ है। उसका समरी पढ़िए और उसकी समरी पढ़ने के बाद उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको पढ़िए और उसका उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर उसमें दिए गए हैं। वो जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वे सारे प्रश्न उत्तर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे प्रश्न हमने पढ़ा है और हमारा सुझाव है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। दूसरे पाठ जाज पंचम के नाम, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसमें हम देखते हैं कि इस व्यंग कथा है। इस व्यंग कथा में नाक मान सम्मान का प्रतीक बनी हुई है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करती है और सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है। तो इसमें पहले दृश्य में हम क्या देखते हैं,
रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। दूसरा पाठ जार्ज पंचम के नाम। लेखक है इसके अमरेश्वर। तो इस दूसरे पार्ट में हम देखते हैं रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। उनके आने पर यहाँ पर क्या, दिल्ली में क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी घटना के बारे में बताया गया है। इसके बाद सरकारी तंत्र में नाक को लेकर जो चिंता वो बताए गए हैं। और फिर उसके बाद मूर्तिकार के सुझाव, क्या क्या सुझाव वो देता है मूर्ति में नाक लगाने के लिए। उसके बाद मूर्तिकार की नई योजनाएं, क्या क्या नई योजनाएं वो बताता है। नाक लगाने से जुड़ी तैयारियां के बारे में बताया गया है। और अंत में जॉर्ज पंचम की नाक लगना को बताया गया है। तो इन बिंदुओं पर यह दूसरा पाठ आधारित है। तो परीक्षा में ये सवाल ज़्यादातर आते हैं। कौन सा सवाल हम आपको बता रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर शासन में खलबली क्यों थी? तो इसका उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई दे रही थी, वह यहाँ के लोगों की गुलाम मानसिकता, स्वार्थ, इच्छापूर्ति, विदेशी मोह और यश पाने का लोभ नजर आता है। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करने के बाद सत्ता से जुड़े अनौपचारिक दौर की मानसिकता के शिकार लोग हैं। कानूनी तौर पर भारत के आज़ाद होने पर भी मानसिक रूप से गुलाम बने हुए थे। भारत को गुलाम बनाने वालों की नाक उन्हें अपनी नाक से अधिक प्रिय थी। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक न होने से स्वयं को असुरक्षित और अपमानित महसूस करता है। अधिकारी को भय, यदि जॉर्ज पंचम की नाक मुद्दा बन गई तो उन लोगों की पदोन्नति रुक जाएगी, उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को खतरे से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं। भारतीयों में विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है। वे भारत व भारतीयों से अधिक महत्व विदेश और विदेशियों को देते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर की गई चिंता भी विदेशी रानी के आगमन पर जताई गई है। तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी क्या क्या है, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत बताते हैं या उचित बताते हैं, ये सवाल भी कभी कभी परीक्षा में आता है। तो रानी की दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उसे यह भी ध्यान रखना है कि रानी की इज्जत में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। रानी की आन बान के साथ उसकी जीविका जुड़ी हुई थी। रानी स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों के दौरे पर जा रही थी। वहाँ जाकर वो क्या पहनना चाहे यह चुनाव जरूरी था। वेशभूषा ऐसी हो जिससे रानी के पद की गरिमा बनी रहे, वहाँ के लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हों। रानी के वेशभूषा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दर्जी परेशानी अनुभव कर रहा था। और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई। दिल्ली की काया पलट करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, ये सवाल परीक्षा में ज़्यादातर आता है। तो रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे के समय दिल्ली की काया पलट की गई। दिल्ली की काया पलट करते हुए कौन कौन से काम किए गए ये बता रहे हैं। सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थानों को साफ सुथरा किया गया। सरकारी इमारतों को रंगा गया, उन्हें
सजाया गया, संवारा गया। सरकारी भवनों पर बिजलियों का प्रकाश किया गया। फव्वारों की व्यवस्था की गई। काफ़ी समय से बंद फव्वारे चलाए गए। जगह जगह सुरक्षा और सफाई का प्रबंध किया गया। सड़कों की सफाई की गई। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की गई। राजपथ पर पौधे लगाए गए। बाग बगीचों में हरियाली की व्यवस्था की गई। ऐसा और भी कई प्रकार से प्रयत्न किए गए। तो जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? ये सवाल भी परीक्षा में ज़्यादातर आता है। मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? क्या आपकी दृष्टि में उसके द्वारा किए गए प्रयास उचित थे? यदि आप होते तो क्या करते? इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कई बार आते हैं। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है? मूर्तिकार ने सर्वप्रथम यह जानना चाहा कि लाट कब तथा कहाँ बनी। तो मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो हम देखेंगे इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। मूर्तिकार ने सर्वप्रथम ये जानना चाहा कि लाट कब और कहाँ बनी। इसे बनाने में पत्थर कहाँ से आया? इस हेतु सरकारी फाइलों की छानबीन की गई। मूर्तिकार पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, पर उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने सुझाव दिया कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की नाक पर ठीक बैठे। मूर्तिकार के पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। बिहार सेक्रेटरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का भी निरीक्षण किया गया। जब कहीं काम नहीं बना तो एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर लगाने का सुझाव दे दिया गया। तो इस प्रकार मूर्तिकार ये सारे प्रयास करता है। तो हम आगे देखेंगे। देखिए, मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी तरह व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर सामने आई है? जॉर्ज पंचम पाठ में ये बात महत्वपूर्ण आई है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। कैसे? ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो ये प्रश्न मान लो आए तो उत्तर कैसा लिखा जाता है, कम से कम शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग किया है। ये भी प्रश्न है। उत्तर यही जो हम बताने जा रहे हैं। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक थी। कटी हुई नाक ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक थी। सच्चे देशवासियों ने कभी भी जॉर्ज पंचम की नीतियों को स्वीकार नहीं किया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना रोष प्रकट व्यक्त न कर उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे, जबकि उनका मान सम्मान भारतीय नेताओं यहाँ तक कि बलिदानी बच्चों से भी अधिक न था। उनकी नाक भारतीयों के नाक से भी छोटी थी। फिर भी सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने के लिए में लगे हुए थे। इस कार्य में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई। पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट करती है। इसमें केवल दिखावे के लिए, आत्मसम्मान के लिए चोट की गई है। इसमें यह काम केवल दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये काम किया गया। ऐसा करना भारतीय
पराधीन मानसिकता का सूचक है। तो और एक सवाल जो परीक्षा में हम देखते हैं अक्सर कि जात पंडित की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों छपती है? अखबार में इस घटना के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या मुख्य रूप से क्यों इसे छापा नहीं गया? अखबार दिन भर की घटनाक्रम को छापता है कि तो उस दिन देश भर में कहीं पर भी कोई उद्घाटन, सार्वजनिक सभा, अभिवादन कार्यक्रम या सम्मान पत्र भेंट अथवा कोई हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह का समाचार नहीं मिला तो अखबार को चुप रहना पड़ा। दरअसल इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका सत्ताधारी ही निभाते हैं। उन्हें भय था कि मूर्तिकार को जांच पंचम की लाठी तो जीवित नाक चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उनकी नाक की नाप वाली निकले, क्योंकि देशभक्तों की नाक तो जाज पंचम की नाक से लंबी निकली। पर ऐसे सत्ताधारी और जाज पंचम में कोई अंतर न था, दोनों ही देश के शुभचिंतक न थे। अतः नाक नाप वाली हो सकती थी, पर भय से उन्होंने समारोहों का बहिष्कार किया, उससे दूरी बनाई रखी। सरकार ने सारा कार्य गुप्त रूप से किया, अपनी कमियों को अखबार तक ना पहुंचने पाए। आज़ाद भारत में विदेशी जहाज पंचम की लाट पर भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। इस शर्मनाक घटना को अखबारों ने एक पंक्ति में छापकर शेष पृष्ठों में मौन धारण करके अपना दुख और क्षोभ व्यक्त किया। तो इस पाठ में हम क्या देखते हैं? नाक के माध्यम से ब्रिटिश शासक पर किए गए व्यंग्य को देखते हैं, सरकारी कार्यालयों में मौजूद अव्यवस्था को देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को देखते हैं, सत्ता के चापलूसों एवं जी हजूरी करने वाले लोगों का असली रूप देखते हैं। औपनिवेशिक मानसिकता को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन दो पाठों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं उनको आप पढ़िए। आपके पास जो भी गाइड है या जो भी नेट है और जो भी और सुविधा है, उस सुविधा को निकाल कर उसमें प्रश्नोत्तर विभाग में जाकर आप उसको पढ़िए। क्या प्रश्न है, कैसे उत्तर उसको लिखे जाते हैं। जाज पंच की नाक पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सवाल परीक्षा में आता है। जात पंथ की नाक पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्र व समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए, सरकारी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और ईमानदार बनाना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचनी चाहिए, अपने देश और देशवासियों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अपने देश से बड़ा कोई बड़ा चीज़ नहीं, अपने देश का मान सम्मान से बड़ा और किसी का सम्मान नहीं है। अपने कार्यों से देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र पहले है और राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना भी जरूरी है। हमारे देश में दिखावे के लिए दूसरों को खुश करने के लिए जो अनाप शनाप खर्च किए जाते हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। जनता की सेवा, जनता के पैसे जनता के हित में, जनता के लिए खर्च होने चाहिए। तो इस प्रकार सरकारी धन जनता का धन होता है। यदि आप उच्च अधिकारी हैं तो जनता की भलाई के लिए इसे खर्च करने चाहिए। ये इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। तो ये दूसरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर हमने आपको बताया। कल हम आपको तीसरा जो लेसन है साना साना हाथ जोड़ी, उसके प्रश्नोत्तर पर आपको कुछ बात बताएंगे। अब मैं आपको आपके जो पेपर है, बोर्ड पेपर है, उस पर आपको बता रहा हूँ कि ये जो कृतिका से जो प्रश्न आते हैं वो दो प्रश्न आते हैं। दो पार्ट से दो प्रश्न आएंगे।
जैसे यहाँ लिखा देखो जॉर्ज। तो कृतिका से 2 प्रश्न आते हैं, 2 पार्ट से, और ये 4 नंबर का आता है। पहला प्रश्न जैसे यहाँ दिया है पेपर में, बोर्ड पेपर में है, जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार शासन तंत्र को मूर्ख बनाकर लाभ कमा रहा है, तर्क सहित पुष्टि कीजिए। दूसरा सवाल है, अथवा ऐसा क्या होता कि विपत्ति के समय बच्चा पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है, उदाहरण के साथ। तो ये पहला माता का अचल पाठ से दिया है। इस प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर में कृतिका से 2 पार्ट से 2 सवाल आएंगे, जिसमें से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, आज इतना है। कल फिर एक नए विषय को लेकर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दो। नमस्कार।